दोस्तों आज पेश है जादुई शीशे का रीछ। ये एक और चित्र है दोस्तों। मगन सिंह दीपनगर के राजा जगन सिंह का इकलौता बेटा था। वह जितना तलवार का धनी था उससे अधिक वह आन का पक्का था। राज्य की प्रजा उसकी प्रशंसा करती थी। युवराज मगन सिंह योग्य पिता का योग्य बेटा है। युवराज मगन सिंह जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। सचमुच युवराज मगन सिंह बहुत होनहार है। वही मगन सिंह एक बार आखेट खेलने के लिए वन में गया। अरे वह पेड़ के नीचे कौन पड़ा है, शायद बेहोश है। मगन सिंह ने अपना घोड़ा रोका और घोड़े से उतरकर उस आदमी के पास पहुंचा। इसके सिर पे बड़ी पगड़ी खोलकर मुझे इसे हवा करनी चाहिए ताकि ताज़ी हवा स्पर्श इसके सिर होश आ सके। वह सोच उसने बेहोश आदमी के सिर से पगड़ी खोली। ओह, ये तो पुरुष के वेश में कोई युक्ति है। मगन सिंह हैरान खड़ा रह गया। कुछ सोचकर उसने बेहोश युक्ति के मुंह पर हवा की। कुछ क्षण बाद ओ इसे होश आ रहा है। अगले ही पल युक्ति ने आंखें खोल दी। कौन है आप? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इस शैतान पर से गुजर रहा था, तुम्हें बेहोश देखकर यहाँ रुक गया। ओह, तो आपके पता चल गया मैं पुरुष नहीं स्त्री हूँ। आपकी पगड़ी ने आपका सारा रहस्य खोल दिया। तब वह खुले बालों को देखकर युक्ति सारी बात समझ गई। युवक मगन सिंह ने उससे पूछा, आप कौन है और पुरुष का वेश धार कर आप वन में क्या कर रही थी? मैं अजीतगढ़ की राजकुमारी माधवी हूँ। मैं पुरुष वेश धारण करके इस वन में आखेट करने आई थी और घोड़े पर बैठे बैठे एक हिरण का पीछा करती रही। अचानक विद्युत गति से दौड़ता हुआ मेरे घोड़े को किसी पत्थर से ठोकर लगी। अगले ही पल मैं उछलकर घोड़े से पृथ्वी पर गिरी और पृथ्वी पर गिरते ही बेहोश हो गई। आंखें खुली तो आपको सामने पाया। सुनकर, ओ यह तो हमारे पड़ोस राजा अजीत सिंह की पुत्री है। अजीतगढ़ के राजा से तो पिताजी महाराज की पुश्तैनी दुश्मनी है। उसे सोच में पड़ा देख राजकुमारी ने पूछा, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़े हैं? क्या आप मुझे अपना परिचय नहीं देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे सीमावर्ती राज्य दीपनगर का युवराज मगन सिंह हूँ और तुम्हारी ही तरह वन में आखेट खेलने आया हूँ। ओह, आपके पिता और हमारे पिता के बीच में शत्रुता चली आ रही है, कहकर माधवी सोच में डूब गई। उसे सोचता में डूबा देख राजकुमारी, यदि आप चाहें तो हम दोनों की पुश्तैनी चली आ रही शत्रुता मित्रता में बदल सकती है। वह कैसे युवराज? मुझसे विवाह करके। क्या? माधवी मन की बात सुनकर हक्की पक्की सी रह खड़ी रहेगी। तब राजकुमारी माधवी, क्या आप जानती हैं कि हमारे और आपके पिता की पुरखों में क्यों शत्रुता चली आ रही है? नहीं तो सुनो। वर्षों पहले तुम्हारे खानदान का कोई पुरुष हमारे पूर्वज के पास खानदान की किसी राजकुमारी के साथ तुम्हारे खानदान के किसी युवराज का विवाह का प्रस्ताव लेकर दीनानगर आया थे। उनके प्रस्ताव से हमारे पूर्वजों ने स्वीकार नहीं किया और झिझककर उसे दीपनगर से चले जाने को कहा। अतः अपमान की ज्वाला में तपते हुए तुम्हारे पूर्वज अजीतगढ़ से चले आए। बस उसी दिन का दिन और आज का दिन। तभी दीपनगर में अजीतगढ़ के बीच रोटी बेटी और रिश्ता पूरी तरह समाप्त हो गया। बीच में खड़ी रह गई दुश्मनी की ऊंची दीवारें। वो तो यह कारण है दोनों राज्य की आपसी शत्रुता का। हाँ राजकुमारी मेघावी, मैं सच कह रहा हूँ। तुमसे विवाह करके मैं दुश्मनी की उस दीवार को गिराना चाहता हूँ। बोलो, क्या यह कार्य में तुम मेरा साथ दोगी? सुनकर मेघावी सोच में पड़ गई। युवराज मगन सिंह सुदर्शन पुरुष है। ऐसे पुरुष से विवाह करना मेरा सौभाग्य ही होगा और इस विवाह में यदि दोनों राज्यों की पुनः मिलाप होता है तो क्या बुराई है? यह सोचकर युवराज मगन सिंह, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? आपको मेरे पिताजी महाराज के पास आकर स्वयं मेरा हाथ मांगना होगा। मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ राजकुमारी मेघावी। और युवराज
मैंने सुना है कि आप अपने वचन के बहुत पक्के हैं, बाद में कहीं आप वचन से फिर नहीं जाएंगे। मेघावी, मैं वचन देता हूँ, सिद्ध अजीतगढ़ आकर तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा और उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। युवराज, आप सिर्फ ही राजा अजीत सिंह से मिलना व्यर्थ। उस दिन की सारी व्यग्र उस दिन का मैं व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगी। मेरे दिया वचन पर भरोसा रखो राजकुमारी। और फिर वे दोनों विदा लेकर अपने अपने राज्य की ओर चले गए। दीपनगर पहुंचकर युवराज, आपको महाराज ने याद किया है, तुम चलो, मैं सिर्फ दी महाराज के पास पहुंचता हूँ। कुछ ही देर में मान सिंह राजा जगत सिंह के पास सामने था। आज्ञा दीजिए पिताजी, मुझे कैसे याद किया? युवराज, अब तुम युवा हो गया था, हम तुम्हें विवाह के बंधन में बांध दिया जाए। पिताजी महाराज, मुझे अपनी पत्नी का चुनाव कर लिया है। वह कौन है? पिताजी महाराज, वह अजीतगढ़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री माधवी है। हम उससे विवाह करेंगे। उस माधवी को इस बात का वचन भी दे आए हैं। ओह, अजीतगढ़ के राजा के साथ हमारा बरसों से बैर चला आ रहा है। क्या तुम बैरी और शत्रु की बेटी से विवाह करोगे? युवराज, राजकुमारी माधवी की तुमने कहाँ मुलाकात हुई? तब मानसिंह ने अपनी माँ और माधवी की मुलाकात के बारे में पिता को बताया। सारी बात जानकर युवराज मगन सिंह, माधवी के पिता अजीत सिंह हमारा शत्रु है। वह कभी भी अपनी पुत्री का विवाह तुमसे साथ नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो विवाह की बात पर हमारे और अजीतगढ़ के बीच में युद्ध छिड़ जाए। पिताजी महाराज, आपके सम्मान की रक्षा करने की भली भांति जानता हूँ और मेरे कारण आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ओ युवराज, यह तो तुमने बड़ी उलझन में डाल दिया, कहकर जगन सिंह सोच में पड़ गए। कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात युवराज, बहुत मनन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राजकुमारी माधवी और तुम्हारा संबंध किसी प्रकार नहीं हो सकता। अतः हमारा आदेश है कि आज के बाद न तो तुम माधवी से मिलोगे और न ही इस विषय में कभी सोचोगे। पिताजी महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, लेकिन मैं माधवी को वचन देकर आया हूँ, मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता के पास अवश्य जाऊँगा। आप तो जानते हैं कि मैं अपने वचन का कितना पक्का हूँ। इतना कहकर मगन सिंह तेजी से कक्ष से निकल गया। तब युवराज मगन सिंह को उदास अपने कक्ष में ही पड़ा रहता, न कहीं बाहर जाता न ही कहीं आता। मगन सिंह के आदेश का वह मन मानकर पालन कर रहा था। जब उससे न रहा गया तो उसने अपने एक विश्वसनीय गुप्तचर को अजीतगढ़ के लिए सूचना लाने के लिए अजीतगढ़ भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर उसे सूचना दी, युवराज, सूचना अच्छी नहीं है। राजा अजीत सिंह राजकुमारी मेघावी के लिए स्वयंवर रचाने जा रहा है। क्या? युवराज, आप शीघ्र ही राजा अजीत सिंह से मिल लिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो गुप्तचर, हमें शीघ्र ही अजीतगढ़ जाएंगे, इस बारे में राजा अजीत सिंह से बात करेंगे। दूसरी ओर राजकुमारी मेघावी अजीतगढ़ में सोच रही थी। इतने दिन हो गए युवराज मान सिंह वचन देकर भी पिताजी महाराज से मिलने नहीं आए। क्या वे अपना वचन को झूठा करेंगे? अगर युवराज न आए तो क्या होगा? यह सोचकर मेघावी उदास हो उठी और इधर आध रात्रि होने पर युवराज मगन अपने कक्ष से निकले और अपने घोड़े पर चढ़कर अजीतगढ़ की ओर चल पड़े। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा करना, मैं आपके आदेश की अवहेलना करके अजीतगढ़ जा रहा हूँ। सुबह होते ही अजीतगढ़ जा पहुँचे। राजा अजीत सिंह से जाकर कहो कि दीपनगर का युवराज मान सिंह उनसे मिलना चाहता है। जब सेवक ने राजमहल में जाकर सूचना अजीत सिंह को दी, दीपनगर का युवराज आपसे मिलना चाहता है, इसलिए वह हमारे पास क्यों आया है? क्या वह नहीं जानता दीपनगर और अजीतगढ़ में आपस में शत्रुता है? फिर भी वह यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? अजीत सिंह सोच में पड़ गया।
जब काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो पहरेदार तुम आदर सहित युवराज मगन सिंह को हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद मगन सिंह अजीत सिंह के सामने था। कहो युवराज, आप शत्रु के देश में आप कैसे आए? महाराज, मैंने सुना है आप राजकुमारी मेघावी के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। यह सुनकर अजीत सिंह के माथे में बल पड़ गए। आपने सही सुना है युवराज, लेकिन राजकुमारी मेघावी के स्वयंवर से आपका क्या मतलब? महाराज, मैं राजकुमारी मेघावी से विवाह करना चाहता हूँ। आपको उसके लिए स्वयंवर में वर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर, ओह, तो इसका यहाँ आने का यह प्रयोजन है। हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इस विवाह के लिए हम इसके सामने ऐसी मुश्किल शर्त रखेंगे जिसे पूरी करने में इसकी मृत्यु हो जाए और यह राजकुमारी मेघावी के का साथ विवाह करने की बात भूल जाए। यह सोचकर उसने मगन सिंह से कहा, युवराज, मैं तो स्वयंवर द्वारा राजकुमारी मेघावी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। अगर तुम मेरी समस्या का हल कर दो तो संघर्ष ही राजकुमारी मेघावी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। आपकी क्या समस्या है महाराज? तो सुनो, मेघरूढ़ पर्वत पर भुजांग नाम का एक भयंकर दैत्य रहता है। वह प्रतिदिन हमारे राज्य से एक नागरिक को पकड़कर ले जाता है और उसे मारकर खा जाता है। उसके इस कृतज्ञ से हमारी प्रजा में दहशत फैली हुई है। यदि मेघदंड पर्वत पर जाकर तुम मृगाल दैत्य को मार दो तो संघर्षी राजकुमारी मेघावी माधवी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। महाराज, आप चिंता न करें। मैं बड़े दरबार में मृगाल दैत्य मुंजाल दैत्य को मारने की शपथ लेता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको कसम उठानी होगी कि मुंजाल दैत्य की मृत्यु के पश्चात आप राजकुमारी माधवी का विवाह हमसे कर देंगे। यह सुनकर मैं इस बात को बड़े दरबार में शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बात पर दृढ़ रहूँगा। बस महाराज, मैं अब मुंजाल दैत्य को मारने का जिम्मा हमारा रहा। अब आपके राज्य में किसी नागरिक को उठाकर नहीं ले जाएगा। अब उसे मारने के पश्चात ही आपके पास आएंगे। कहकर मान सिंह दरबार से निकल गया। दूसरी ओर दरबार में राजा अजीत ने पंखा झेलने वाली दासी दरबार समाप्त होने पर भागी भागी राजकुमारी मेघावी के पास पहुंची। राजकुमारी जी, कुछ सुना आपने? क्या बात है, तू इतनी तावली क्यों है? राजकुमारी जी, बात ही कैसी ऐसी है, आप सुनेंगी तो तावली हो उठेंगी। अब कुछ बोलेगी या यूं ही भूमिका बांधती रहेगी? युवराज राजकुमारी जी, आज दरबार में दीपनगर के युवराज मान सिंह आए। उन्होंने भरे दरबार में महाराज से आपने के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या सच? तब पिताजी महाराज ने उनकी बात का क्या जवाब दिया? महाराज ने युवराज मान सिंह से कहा, यदि वह मेरुदंड पर्वत पर जा रहने वाले मुंजाल दैत्य को मार दे तो संघर्षी अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देंगे। ओह, मुंजाल दैत्य नरभक्षी हैं। लेकिन राजकुमारी जी, युवराज मगन सिंह ने महाराज की बात मान ली और वे मुंजाल दैत्य को मारने के लिए मेरुदंड पर्वत की ओर चले गई। हे भगवान, पिताजी महाराज को यह क्या सूझी? उसने युवराज मगन सिंह से ऐसी कठोर शर्त क्यों रख दी? मेघावी चिंता में डूब गई। उसके मन में मगन सिंह से क्षमा मांगने लगी। युवराज, मुझे क्षमा कर देना। आप तो सचमुच ही वचन के पक्के निकले। मैं तो अपने के बारे में क्या अनगढ़ बातें सोच रही थी। आप वास्तव में अपनी बात के धनी हैं। और सैया से उठकर सिद्धि देव प्रतिमा के सम्मुख पहुंची। देव, युवराज मगन सिंह की रक्षा करना। मिर्जाल दैत्य उसका बाल विवाह न कर सके। उधर राजा अजीत सिंह अपनी चाल में मन ही मन खुश हो रहा था। वाह, क्या चाल चली मैंने! मिर्जाल दैत्य के आतंक का झूठा नाटक रचकर मैंने युवराज मगन सिंह को नरभक्षी मिंजाल राक्षस के पास भेज दिया। मुंजाल के पास आज तक जो भी गया वह जीवित नहीं लौटा। अतः मगन सिंह भी मारकर खा जाएगा। इस प्रकार शत्रु का बेटा स्वयं ही हमारी बेटी की राह का से हट जाएगा। उधर युवराज मगन सिंह का घोड़ा विद्युत गति से मेरुदंड पर्वत की ओर दौड़ा जा रहा था।
फिर जैसे ही घोड़े ने घनघोर वन में प्रवेश किया, जरा रुको बेटा, मुझे दुखियारे की प्रार्थना सुनते जाओ। बूढ़े की आवाज़ सुनकर मगन सिंह ने घोड़े की लगाम खींची और तत्काल घोड़ा रुक गया। मगन सिंह वापस पलटकर उस बूढ़े के पास आया। क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों रोक पुकारा? बेटा, मेरे पाँव में मक्खियाँ बैठ बैठ कर पीड़ा पहुंचा रही हैं। मैं इस लोटे से मेरी दवा रखी है, कृपा करके मेरे घावों पर दवा लगा दो ताकि मुझे चैन मिल सके। यह सुनकर मगन सिंह बूढ़े के पास रखा लोटा उठाया और उसमें रखी दवा उसके घावों पर लगाने लगा। बेटा, दवा धीरे लगाओ, जख्मों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा। जैसे ही वह बूढ़े के घावों पर दवा लगा कर चुका, यह क्या, एकाएक ही सारे में यह प्रकाश धुआं क्यों फैल गया? यह क्या माया है? धुआं छटा। आप कौन हैं? कुछ देर पहले यहाँ कोड़ी बैठा था, वह कहाँ गया? बेटा, मैं ही वह बूढ़ा कोड़ी था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही कोड़ी बना था। लेकिन आप कौन हैं महानुभाव? बेटा, मैं धर्म हूँ। कोड के रिश्ते हुए घावों को देखकर तुमने नाक भौनी चढ़ाई और घावों पर दवा लगाने को तैयार हो गई। इस प्रकार मेरे घावों पर दवा लगाकर तुमने मनुष्य होने के सच्चे धर्म का पालन किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। लो, यह तलवार लो। मृगाल दैत्य को घायल करने में यह तुम्हारी सहायता करेगी। तो आप जानते हैं मैं मृगाल मुंजाल दैत्य को मारने जा रहा हूँ। कहकर मगन सिंह ने धर्म से तलवार ले ली और उसे प्रणाम करके वहाँ से चल दिया। चलते चलते उसका घोड़ा एक झोपड़ी के पास से गुजरा। बेटा, रुक जाओ, जरा झोपड़ी में आकर मेरी बात सुनते जाओ। मगन सिंह अपना घोड़ा रोक दिया और घोड़े से उतरकर झोपड़ी के द्वार पर आया। कौन है झोपड़ी में? हमें किसने पुकारा? बेटा, झोपड़ी के अंदर चले आओ। मैं बूढ़ी हूँ, इसलिए मुझे चला फिरा नहीं जाता। सुनकर झोपड़ी में पहुँचा। अब बताओ माँ, तुम्हें क्या कष्ट है? तूने मुझे क्यों आवाज़ दी? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ। पानी न मिलने के कारण मेरा गला सूखा जा रहा है। मैं चलने फिरने के लाचार हूँ। यहाँ से कई कोस दूर दक्षिण दिशा में पानी का झरना है। क्या तुम मेरे लिए पीने का पानी ला सकते हो? क्यों नहीं माँ, आप बेफिक्र रहे, मैं आपके लिए भी पानी लाता हूँ। कहकर मगन सिंह लोटा उठाया और झोपड़ी से निकल गया। अब उसका घोड़ा पानी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर दौड़ा जा रहा था। झरने के पास पहुंचकर उसने लोटे में पानी भरा और पानी लेकर वापस झोपड़ी की ओर लौट चला। झोपड़ी में पहुंचकर, लो माँ, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। जुग जुग दिए बेटा, दूर से पानी लाकर तूने मुझे ऐसा एहसान किया है। मगन सिंह ने पानी का लोटा देखकर उसे पानी पिया। गटगट, बहुत प्यासी है। जैसे ही पानी पीकर बुढ़िया ने खाली लोटा नीचे रखा, यह क्या हुआ? अचानक सारे झोपड़ी में धुआं भर गया। आईने से एक विशाल रीछ बाहर निकल कर कूदेगा। कुछ देर बाद जब झोपड़ी में फैला धुआं छटा, मगन सिंह, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आप कौन है? बूढ़ी माँ कहाँ गई? बेटा, मैं ही मानवता की देवी हूँ। मैं बुढ़िया के वेश धरकर तुम्हारी मानवता की परीक्षा ले रही थी। मैं जानती थी तुम एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हो। तुम्हारे लिए मैं पल पल कीमती है, फिर भी तुमने अपने बहुमूल्य समय तनिक भी ध्यान न दिया। तुमने कोसों दूर गए और मेरे लिए पानी लाए। तुम्हारे स्थान पर कोई होता तो मेरी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मानवता का पालन किया। मानवता की देवी, आपको मेरा प्रणाम। सुनकर मानवता की देवी ने हवा में हाथ लहराया। तत्काल ही उसमें एक शीशा आ गया। वह शीशे को मगन सिंह को देती बोली, मगन सिंह, मुंजाल दैत्य जब तुम्हारी तलवार के वारों से अच्छी प्रकार घायल हो जाए तो तुम इस शीशे आईने से कहना, मुंजाल दैत्य को मार दे। तुम्हारे ऐसा कहते ही आईने से एक विशालकाय रीछ बाहर निकले कूदेगा। वह मुंजाल दैत्य को मौत के घाट उतार देगा। मगन सिंह ने मानवता की देवी से जादुई आईना ले लिया और तब देवी को प्रणाम करके पुनः आगे बढ़ गया।
चलते चलते वह मेरुदंड मेरुदंड पर्वत पर सम्मुख पहुंचा। यही है मेरुदंड पर्वत, जिसमें नर भक्षी राक्षस मुंजाल दैत्य वास करता है। मुझे अपने घोड़े को नीचे छोड़कर इस पर्वत पर चढ़ाई करनी चाहिए। अतः मगन सिंह ने पास में ही पेड़ में अपना घोड़ा बांध दिया और पर्वत पर चढ़ना आरंभ कर दिया। बहुत मुश्किल से उसने पर्वत की चढ़ाई पूरी किया। ऊपर पहुंचकर ओह, गुफा के बाहर इतने नरकंकाल पड़े हुए हैं, लगता है नरकंकाल मुंजाल दैत्य के हाथों मारे गए अभागे मनुष्य हैं। तब मगन सिंह ने आगे बढ़कर गुफा में जाका, यह गुफा तो खाली है, लगता है मुंजाल दैत्य शिकार की खोज में गया है। मुझे यहीं बैठकर मुंजाल दैत्य के लौटने आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तभी उसे वहाँ कुछ देर हुई थी कि अरे, अतः मानसिंह गुफा के द्वार पर बैठ गया। वो सामने मुंजाल दैत्य उड़ा चला आ रहा है, मुझे सावधान हो जाना चाहिए सोचकर मानसिंह के हाथ में तलवार की मुठ पर कस गया। जैसे ही उड़ता हुआ मुंजाल राक्षस गुफा के द्वार पर पास उतरा। रुक जा नरधाम, पहले मुझसे दो हाथ कर ले, फिर आगे बढ़ना। कौन है तू? मुझे चुनौती देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी मौत हूँ। हा, मूर्ख, मौत तो समय मुझसे धर्राती है। देख नहीं रहा, चारों ओर एक से एक बढ़कर बलशालियों के नरकंकाल फैले पड़े हैं। ये सभी मेरे हाथों मारे गए और तू मुझे मौत के अभय दिखा रहा है। हा, मुंजाल भयंकर ठाका कर उठा। उसकी हंसी से सारी घाटी कांप उठी। मुंजाल, तुझे अपनी ताकत पर बड़ा अभिमान है। तेरे लिए यह अभिमान को आज धूल में मिला दूंगा, कहकर मानसिंह ने तलवार का वार मुंजाल दैत्य पर कर दिया। आह, देख मेरी तलवार के वार कितना घातक है। मुंजाल ने पीड़ा में कराते हुए हाथ में पकड़ी युक्ति पृथ्वी पर छोड़ दिया और वह मुंह फाड़कर मगन की ओर दौड़ा। जैसे ही मगन के पास आया, खचा, और अब मगन सिंह ने उछल उछल मुंजाल दैत्य पर तलवार की वार करने लगा। हाय, मार डाला रे। कुछ ही देर में मगन सिंह की तलवार से वार से मुंजाल दैत्य बुरी तरह घायल हो गया। जब मुंजाल बुरी तरह घायल हो गया तो मृगाल मगन सिंह ने मानवता की देवी द्वारा दिए गए जादुई शीशा निकाला और उससे आदेश दिया, जादुई शीशे, जल्दी से मुंजाल दैत्य को मार दे। उसके ऐसा कहते ही दर्पण का रीछ घायल मुंजाल दैत्य पर दौड़ा। ओह, अब मेरी खैर नहीं, मानवता की देवी का यह रीछ मुझे नहीं छोड़ेगा। रीछ ने मुंजाल के सामने आ पहुंचा और उसने मुंजाल के चेहरे पर पंजा झपट्टा मारा और मुंजाल दैत्य भाग नहीं सका और वो कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़ा। रीछ ने उसकी छाती पर जा चढ़ा। मानवता की देवी के रीछ, मुझे माफ़ कर दे। मौत को सामने देखकर दया की भीख मांग रहा है नरपिशाच, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए रीछ ने मुंजाल दैत्य की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिया। रीछ जब उसकी गर्दन दांत गड़ा रहा था तो मुंजाल दैत्य के प्राण पे न उड़ गए। तब रीछ मगन सिंह के पास आया। मुंजाल दैत्य का वध हो चुका है, अब मैं वापस मानवता की देवी के पास जाऊंगा, ठीक है? और राजकुमार के हाँ कहते ही रीछ दर्पण में छलांग लगाई और अदृश्य हो गया। अगले ही पल ओह, हाथ से पकड़ा दर्पण गायब हो गया। लगता है दर्पण मानवता की देवी के पास वापस पहुंच गया। तो ये मगन सिंह की तलवार से आवाज़ आई, मगन सिंह, मेरी कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं धर्म के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम भी जा सकती हो। मगन सिंह के हाथ में पकड़ी तलवार भी अदृश्य हो गई। अब मगन सिंह भय से कांपती युवती के पास गया। उसे देखकर वह भय से गिड़गिड़ाने लगी। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारी तरह साधारण मानव हूँ। तुम तो दैत्य से भी ज़्यादा
शक्तिशाली हो, तभी तो तुमने दैत्य को चुटकी बजाते ही मार दिया। अवश्य ही तुम कोई जादूगर हो। मुझे पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। बहन, तुमने मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। यह सुनकर ओह तुमने मुझे बहन कहा, कहते ही युवती की आंखें भर आई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे तुम रोने लगी, चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें रोने का कारण बताओ। मगन सिंह की उसे दिलासा दिया और चुप कराया। तत्पश्चात, भैया मैं प्रीतनगर की राजकुमारी प्रतिभा हूँ। प्रीतनगर के राजा प्रीतम सिंह मेरे पिता हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब मेरे पिताजी ने रानी ललिता से दूसरा ब्याह कर लिया। मेरी सौतीली माँ बहुत क्रोधी स्वभाव की है, वह रहम दिल, वह हरदम मुझसे डांटती रहती है। बस पिताजी महाराज मुझसे स्नेह करते हैं। सौतेली माँ ललिता के साथ कोई संतान नहीं हुई। बचपन से ही अब तक एक भाई के स्नेह के लिए तरस रही थी। अतः रक्षाबंधन पर जब मेरी सखी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है तो मन मार कर रह जाती हूँ। आज जब तुमने बहन कहा तो बरपसी मेरी आंखें भर आई। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो मेरा एक भाई हो। अपनी बात बता समाप्त करके राजकुमारी प्रतिभा की ठंडी सांस ली और उसके मुख से निराशा फैल गई। उसकी यह अवस्था था देख राजकुमारी प्रतिभा, मैं दीपनगर का युवराज मानसिंह हूँ, आज से तुम्हारा भाई हूँ। आज के बाद तुम कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं करोगी। सच भैया? हाँ प्रतिभा बहन, आज के बाद जब भी तुम पर कोई संकट की घड़ी हो मुझे याद करना ना भूलना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ओ भैया, आज मेरा मन की मुराद पूरी हो गई, आज मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा प्रतिभा बहन, आप बताओ मुंजाल दैत्य तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया है? तुम्हारी तलाश में क्या तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं होंगे? भैया, आज पिताजी महाराज आखेट करने के लिए वन में जाने लगे तो मैंने जिद करके उनके साथ हो ली। वन में मुंजाल दैत्य हमारी मुठभेड़ हो गई। मुंजाल दैत्य मुझे मुट्ठी में पकड़कर आकाश में उड़ गया। नीचे रथ में खड़े पिताजी महाराज चिल्लाते रह गए और कोई उन्हें मेरे इस प्रकार मुंजाल दैत्य के हाथों पड़ने से दुखी न हो, और कोई तो मेरे इस प्रकार मुंजाल दुखी न हो। लेकिन मेरे पिताजी महाराज अवश्य वियोग में पागल हो गए होंगे, मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आओ तुम्हारे राज्य छोड़ाऊँ। चलो भैया, इस मनुष्य जगह मुझे फौरन ले चलो। तब मगन सिंह ने मृत मुंजाल दैत्य के सिंह के सिर से सिंह तोड़े और उन्हें अपने पास रख लिया। और तत्पश्चात वह राजकुमारी प्रतिभा को लेकर मेरुदंड पर्वत से नीचे उतरने लगा, संभल कर कहीं पाँव ना फिसल जाए। और पर्वत से नीचे उतरकर मगन सिंह ने पेड़ से अपने घोड़ा खोला और राजकुमारी प्रतिभा को लेकर वह प्रीतनगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह प्रीतनगर में प्रवेश किया, क्या बात है, राज्य में सन्नाटा क्यों है? लोग उदास क्यों नजर आ रहे हैं? राजकुमारी प्रतिभा को किसी बुरी आशंका से दिल धड़क उठा। तब उसने पास से गुजरते आदमी ने आवाज़ दी और आवाज़ सुनकर, राजकुमार जी आप जीवित हैं? हाँ मैं जीवित हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम मुझे देखकर चकित क्यों हो गए और राज्य में सन्नाटा क्यों छाया हुआ, क्या बात है? सुनकर उस आदमी ने बताया, राजकुमारी जी महाराज आपके साथ आखेट करने के लिए वन में गए थे, लेकिन वन में वे अकेले ही लौटे थे। वन में किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया उन्हें, फलस्वरूप उनका सारा शरीर काला पड़ गया और नाड़ी भी मंदी चल रही है। इसी दुख में राज्य में सन्नाटा छाया हुआ है। हर आदमी महाराज की दशा देखकर दुखी है। राज्य में सब जाने माने वैद्य उनका इलाज कर हार चुके हैं, किसी दवा में कोई फायदा नहीं हुआ। हर पल उसकी दशा बिगड़ती जा रही है। इस समय वे बेहोशी की हालत में हैं। बीच बीच में होश आता है तो उसके मुख से एक ही बात निकलता है, मेरी बेटी को बचा लो, मैं कोई राजकुमारी प्रतिभा को नरभक्षी मुंजाल दैत्य से पंजों से बचा लो। उस आदमी की बात सुनकर राजकुमारी प्रतिभा रोने लगी। प्रतिभा बहन हिम्मत रखो, आओ तुम्हारे पिताजी महाराज के पास चलते हैं, तुम्हें जीवित देखकर शायद उसकी अवस्था में सुधार आ जाए। तब वे दोनों राजमहल में पहुँचे। राजमहल में पहुँचते ही दोनों के सामना रानी ललिता से हुआ। उन्होंने देखते ही, प्रतिभा तुम कहाँ गुम हो गई थी? यह तुम्हारे साथ कौन है? माँ, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे पिताजी महाराज के पास ले चलो। सुना है उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है।
तुमने ठीक सुना है प्रतिभा, महाराज की हालत ठीक नहीं है, वह पल पल तुम्हें पुकार रहे हैं। तो जल्दी चलो माँ, मुझे उनके पास ले चलो। तब वे दोनों साथ मिलकर रानी ललिता प्रीतम सिंह के कक्ष में पहुंची। वो पिताजी, महाराज की दशा बहुत खराब है, सचमुच महाराज की हालत बहुत गंभीर है। प्रतिभा बहन, यह प्रतिभा को बहन कह रहा है, यह कौन है? पिता की दशा देखकर प्रतिभा की आंखों से आंसू आ गए। वह किसी तरह हिम्मत करके उसने कहा, पिताजी आंखें खोलिए, देखिए आपकी बेटी सही सलामत वापस आ गई है। राजकुमारी प्रतिभा के कहने में जादू का असर था। राजा प्रीत सिंह ने तत्काल ही आंखें खोल दी। ओ बेटी तुम? हाँ पिताजी, महाराज आपकी बेटी। लेकिन बेटी तुम तो मुंजाल दत्ते के पंजे से जीवित कैसे निकल आई? उसके कब्जे में आया कोई प्राणी आज तक जीवित नहीं बचा। पिताजी महाराज, यह सब भैया मगन सिंह के कारण हुआ है। इन्होंने ही मुंजाल दत्ते को मारकर मेरी रक्षा की है। कहकर राजकुमारी प्रतिभा विस्तार से सारी बात राजा प्रीतम सिंह को बताई। सारी बात सुनकर राजा प्रीतम सिंह के मुंह से कराने के लिए आए। क्या हुआ पिताजी महाराज? बेटी, मेरे सारे शरीर में आग लगी है, लगता है मैं बचूंगा नहीं, अतः मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा न कहिए पिताजी महाराज, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटी, झूठी दिलासा न दो, मैं बचूंगा नहीं। मुझे दुख इस बात का रहेगा कि तुम्हें किसी प्रकार का सुख न दे सका। मुझे क्षमा कर देना बेटी। पिताजी महाराज, ऐसा न कहिए। राजकुमारी प्रतिभा घबरा कर पिता का हाथ पकड़ लिया। तब राजा प्रीतम सिंह के पास खड़े मगन सिंह ने कहा, बेटा मगन सिंह, जब तुम्हें राजकुमारी प्रतिभा को अपनी बहन बनाया है तो मेरे बात भी ख्याल रखना। चूँकि बेटी प्रतिभा तुम्हें अपना भाई मान चुकी है, इसलिए इच्छा है कि अब मेरी चिता को अग्नि तुम ही दिखाओ। महाराज दिल छोटा न कीजिए, मैं बहन की प्रतिभा का पूरा ख्याल रखूंगा। अतः राजा मगन सिंह ने रानी ललिता से कहा, रानी बेटी प्रतिभा को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। महाराज, मैं प्रतिभा की सौतेली माँ ही सही, पर आखिर हूँ तो इसकी माँ ही। भला मैं अपनी इकलौती संतान को दुख दूंगी, इसका पूरा ख्याल रखूंगी। कहते हुए रानी ललिता की आंखों में आंसू भर आए। तभी राजा प्रीतम सिंह ने हिचकिली हिच और तत्पश्चात प्रीतम सिंह के प्रेम फिर उड़ गए। अहे राम! महाराज, पिताजी! ओह, राजा प्रीतम सिंह तो वास्तव में सुरक्षित हार गए। बेचारा प्रतिभा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजा प्रीतम सिंह के निधन का समाचार सुनकर सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में राजकीय सम्मान के साथ प्रीतम सिंह की शव यात्रा निकाली गई। महाराज प्रीतम सिंह अमर रहे। नदी के तट पर राजा प्रीतम सिंह की चिता जलाई गई। राजा प्रीतम सिंह की अंतिम इच्छा के अनुसार युवराज मगन सिंह ने उसकी चिता को अग्नि दिखाई। उनकी चिता जलाकर पूर्ण रूप से राख हो गई तो राजमहल में वापस लौट आया। राजमहल में पहुंचकर, बहन प्रतिभा, जो होना था हो गया। अब तुम धैर्य रखो, शायद तुम्हारी किस्मत में पिता का सुख, इतना ही सुख लिखा था। युवराज सुनकर प्रतिभा की सुनी आंखें उसकी ओर नजरें झुका ली। बहन प्रतिभा, अब मैं चलूँगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो फौरन दूत दीपनगर की ओर भेज देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अच्छा भैया। तब वह रानी ललिता के पास पहुँचा। रानी माँ, राजा प्रीतम सिंह की मृत्यु से राजकुमारी प्रतिभा का दिल बहुत दुखी है, उसका भली प्रकार ख्याल रखना। मुझे अपना कर्तव्य का भली प्रकार ज्ञान है, तुम प्रतिभा के बारे में चिंता न करो। फिर राजकुमारी प्रतिभा से विदा लेकर वहाँ से चला आया। कई दिन का सफर करने के पश्चात वह राजा अजीत सिंह के दरबार में पहुंचा। उसे देखकर राजा अजीत सिंह हक्का बक्का रह गया। युवराज मगन सिंह, तुम जीवित हो? हाँ महाराज, मैं जीवित हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। युवराज, क्या तुम हमारी समस्या का हल कराए? मुंजाल दैत्य का क्या हुआ? महाराज, मैं अपनी समस्या का हल करके ही यहाँ आया हूँ। मुंजाल दैत्य अब इस दुनिया में नहीं, मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। क्या? हाँ महाराज, यह सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है? मुंजाल दैत्य अब जीवित नहीं है। मैं अभी आपको सामने बात का प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ महाराज। कहने के साथ ही मान सिंह ने मुंजाल दैत्य के दोनों सींग निकाले। महाराज, इन सींगों को पहचानते होगे? ओह, ये तो मुंजाल दैत्य के सींग है। इसका मतलब तो तुमने वास्तव में मुंजाल दैत्य को मार दिया। मुंजाल दैत्य के सींग देखकर राजा
हक्का बक्का रह गया। उसे हक्का बक्का देख, महाराज मैंने अपना वचन का पालन किया है, अब आप भी अपने वचन का पालन कीजिए। राजकुमारी मेघावी का हाथ मेरे हमें में का हाथ हमें सौंप दीजिए। आपका बदला। अगली कौन से दोस्तों।